मॉर्निंग क्लास। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई डॉक्टर अमनदीप, working as assistant professor in Department of Commerce at Government College for Women, Sirsa. So guys, today we will be starting a new chapter, that is terms of trade. So let's start the topic. So after attending this particular lecture, you will be able to learn the meaning of terms of trade, and after understanding the meaning, you will be able to understand what does it means to have favorable terms of trade and unfavorable terms of trade. After understanding the meaning in detail, we will be discussing what are the factors which influences the terms of trade. So let's start the topic. What is the meaning of terms of trade? देखिए guys, terms of trade की अगर बात करें तो ये वो रेट है जिसके ऊपर एक कंट्री अपने गुड्स को एक्सचेंज करती है दूसरी कंट्रीज के गुड्स के साथ। बहुत ही सिंपल है कि मान लो ए कंट्री है ए और दूसरी कंट्री है बी। ये दोनों कंट्रीज आपस में कुछ गुड्स को एक्सचेंज कर रही हैं। आप ए कंट्री जो है कुछ आइटम एक्सपोर्ट करती है और बी कंट्री जो है वो भी कुछ आइटम एक्सपोर्ट कर रही है। किसको? ए को। ए कुछ आइटम एक्सपोर्ट कर रहा है बी को। तो ए बी को कुछ आइटम एक्सपोर्ट कर रहा है और बी से कुछ आइटम इंपोर्ट कर रहा है। स्पेसिफिकली क्या होता है, आप बहुत सारे आइटम एक्सपोर्ट करते हो। अब मेन फोकस आपका एक्सपोर्ट पे होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट आप जितना ज्यादा करोगे उतनी आपको करेंसी मिलेगी, उतने ही आपके पास पैसे होंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उन्हीं पैसों से फिर आप क्या करते हो, इंपोर्ट कर लेते हो। तो बेसिकली जब हम टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि क्या शर्तें क्या है ट्रेड की। टर्म्स की मतलब है कि क्या शर्तें हैं। और देखिए, शर्तें तभी आपके फायदेमंद होगी, तभी आपके फेवर में होंगी जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे। अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो तो आपके पास पैसे अच्छे होंगे, उन्हीं पैसों से आप क्या करोगे, ज्यादा इंपोर्ट कर पाओगे। तो बात ये आती है कि जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत सारी आइटम्स, बहुत सारे गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी आइटम्स हम इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरह जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट साइमल्टेनियसली चल रहा है तो उस टाइम हम फिजिकल क्वांटिटीज को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी आइटम्स आपके किलोग्राम में होंगी, बहुत सारी आइटम लीटर में होंगी, अगर आप कपड़ा लेते हो तो मीटर में होगा। तो हम इनको कंसीडर नहीं करते, हम टोटल एक प्राइसेस को, इंडेक्स को बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, इंडेक्स बना लेते हैं प्राइसेस का। तो टोटल प्राइसेस क्या है एक्सपोर्ट का और टोटल प्राइसेस क्या है इंपोर्ट का, वो देखते हैं। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, द रिलेशन बिटवीन एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड इंपोर्ट प्राइसेस। तो ये एक रेशियो है, इट इज ए रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस, टोटल ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस डिवाइड बाय टोटल ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस। तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट प्राइसेस का इंडेक्स बना लेते हैं और एक्सपोर्ट प्राइसेस का भी एक इंडेक्स तैयार कर लेते हैं। इंडेक्स जिस तरह आपने बीएससी में देखा होगा, जो आपका सेंसेक्स है उसमें आप इंडेक्स बनाते हो, टोटल जो आपकी शेयर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हो उनके शेयर्स के साथ, मार्केट प्राइस के साथ, और वेटेज लेकर के आप एक इंडेक्स तैयार कर लेते हो। उसी तरह हम डिफरेंट जो आइटम्स हैं एक्सपोर्ट की, उनकी क्वांटिटी कितनी है और उनका प्राइस कितना है, उसका टोटल हम ले लेते हैं। तो दैट इज इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस। तो एक किस्म से आप कह सकते हो कि देखिए, जनरली क्या होता है, जब भी आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हो तो जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उतना ही आपको इंपोर्ट करना चाहिए, ताकि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बैलेंस में रहे। ट्रेड बैलेंस में रहे मतलब एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट। तो अगर आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप ज्यादा इंपोर्ट कर पाओगे उतने ही पैसों में। तो अगर आपका इंडेक्स बढ़ रहा है, अगर आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हो, तो अगर आपका इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, वो आगे हम करेंगे फेवरेबल और अनफेवरेबल में, तो इट्स ए गुड थिंग
कि अब आप उतने ही पैसों में ज्यादा इंपोर्ट कर पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उन्हीं पैसों से आप इंपोर्ट भी करते हो। दिस इज द पॉइंट। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या बताता है? इट इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन how goods are exchanged for the goods of the other countries। तो जब एक्सपोर्ट प्राइस जो है आपका बढ़ जाता है इंपोर्ट प्राइस के मुकाबले, तो इसका मतलब कि आपका ट्रेड इंप्रूव हुआ है, क्योंकि आपके एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं इंपोर्ट के मुकाबले, तो आप उतने ही पैसों से अब ज्यादा इंपोर्ट कर पाओगे। और दूसरी तरफ अगर आपका इंपोर्ट प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है एक्सपोर्ट के मुकाबले, तो इससे आपका टर्म ऑफ ट्रेड जो है वो खराब हो रहा है, क्योंकि आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो। और इंपोर्ट जब आप ज्यादा कर रहे हो तो आपको जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उससे फिर उतना इंपोर्ट आप पैसे नहीं दे पाओगे, आपको कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो इट्स अ रेशियो ऑफ द इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस। क्लियर? रिलेशन बिटवीन एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड इंपोर्ट प्राइसेस ऑफ इट्स गुड्स। अगर बेसिकली मीनिंग समझे तो एक्सपोर्ट प्राइस और इंपोर्ट प्राइस का जो रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसका फार्मूला क्या है वो देख लेते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड का फार्मूला क्या है, इक्वेशन क्या है? वही जो मैंने आपको पहले बताया, इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस। इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस को हम लिखेंगे पी एक्स, पी फॉर प्राइस, एक्स फॉर एक्सपोर्ट। एंड इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस को हम लिखेंगे पी एम, पी फॉर प्राइस एंड एम फॉर इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट में एम आ रहा है तो ये एम हमने यहां ले लिया, एक्सपोर्ट में आपका एक्स आ रहा है तो एक्स यहां ले लिया। देखिए, जब भी हम टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो सिंपल एक रेशियो से हमारा कभी भी आपको पता नहीं लगेगा कि टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका बढ़ रहा है या घट रहा है। इसको हमेशा आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ? बेस ईयर के साथ, क्योंकि जब भी आप इंडेक्स की बात करते हो तो हम इसको कंपेयर करते हैं। जैसे आप बीएससी का सेंसेक्स देखते हो तो सेंसेक्स जो है वो एक बेस ईयर के साथ हमेशा कंपेयर होता है। बेस ईयर को 100 माना जाता है और जो करंट में चल रहा है फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको पता लगता है कि क्या सिचुएशन है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इज ए रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस एंड इंपोर्ट प्राइस। टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करें तो दो तरह के टर्म्स ऑफ ट्रेड हो सकते हैं, फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड और अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे होगा? जब आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज कैसे होगा? जब आपके, देखिए टर्म्स ऑफ ट्रेड का फार्मूला क्या है? इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस इनटू 100। तो ये इंक्रीज कब होगा? व्हेन इट विल बी इंक्रीज, जब आपका एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ेगा। तो एग्जांपल देखो, जैसे आपका एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो 15% बढ़ गया है। 15% एक्सपोर्ट प्राइस अगर आपका इंक्रीज हो गया है, पहले मान लो 100 था तो अब कितना हो गया है? 115। और इधर आपका इंपोर्ट प्राइस भी बढ़ गया है, वो बढ़ गया है 5, तो ये हो गया है 105। तो टर्म ऑफ ट्रेड कितना हो गया है अब? 109। तो पहले जो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड 100 था, अब कितना हो गया? 109 हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप पहले जहां पे आप 100 रुपये का एक्सपोर्ट कर रहे थे और आपको 100 रुपये की ही इंपोर्ट मिल रही थी, अब आप 9% ज्यादा इंपोर्ट ले पाओगे। दोबारा समझेंगे इसको, एक बार ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको। देखिए, टर्म्स ऑफ ट्रेड की अगर बात करें तो बेस ईयर लेके चलते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड में बेस ईयर में हम क्या मानते हैं कि 100 ही आपका एक्सपोर्ट प्राइस है और 100 ही आपका इंपोर्ट प्राइस है। तो जितना आपका एक्सपोर्ट, आप 100 रुपये का एक्सपोर्ट कर रहे हो और 100 का ही आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब टर्म ऑफ ट्रेड आपका हो गया 1। क्लियर? अब क्या हो रहा है? आपका एक्सपोर्ट प्राइस 115 हो गया है, इंपोर्ट प्राइस आपका
105 हो गए हैं। तो अब आपका टर्म ऑफ ट्रेड कितना चल रहा है, ये हो गया 1.09 कह लो या 109 कह लो। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जहां पे आप 100 रुपये के एक्सपोर्ट में 100 रुपये के ही इंपोर्ट कर पा रहे थे, अब आप 100 रुपये के एक्सपोर्ट में 109 रुपये का इंपोर्ट कर पाओगे। 9% इंपोर्ट आपका ज्यादा हो गया है। आप उसी जितना आपका एक्सपोर्ट हो रहा है उसी प्राइस में आप 9% ज्यादा इंपोर्ट कर पाओगे। दैट इज ए फेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल हम क्या कहेंगे, जब आपका एक्सपोर्ट प्राइस कम हो जाए इंपोर्ट प्राइस के मुकाबले। एक्सपोर्ट प्राइस आपका मान लो 105 हो गया है और इंपोर्ट प्राइस आपका 110 हो गया है, तो इसको जब आप देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 95। तो पहले जहां पे आप 100 रुपये के एक्सपोर्ट में 100 रुपये का इंपोर्ट कर पा रहे थे, अब आप 100 रुपये के एक्सपोर्ट में सिर्फ 95 रुपये का इंपोर्ट कर पाओगे। मतलब इतने ही पैसों में आप 100 रुपये के एक्सपोर्ट में आप 5% कम इंपोर्ट कर पाओगे। पहले अगर आप 100 रुपये का इंपोर्ट कर पा रहे थे तो अब आप 5% कम इंपोर्ट कर पाओगे। दैट इज अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये सारी की सारी बात जो आती है टर्म्स ऑफ ट्रेड की, ये कॉम्पिटिटिवनेस से जुड़ी हुई है। अगर आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इट्स ए गुड थिंग कि आपका एक्सपोर्ट प्राइस इंक्रीज हो रहा है और आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ रहा है। और अगर आपका अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड आ रहा है तो इट्स ए बैड थिंग, क्योंकि अब आप उतने ही एक्सपोर्ट प्राइस में कम इंपोर्ट कर पाओगे, तो दैट्स नॉट ए गुड थिंग। तो इट्स ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिवनेस कि आप कितने अच्छे ढंग से अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर पा रहे हो। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिससे आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो प्रभावित होता है। एक्सपोर्ट आपके ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, इंपोर्ट आपके कम या ज्यादा हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है, देखिए टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो हमेशा सेम नहीं रहता। कभी ये फेवरेबल हो जाता है, कभी ये अनफेवरेबल हो जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड कभी फेवरेबल होता है, कभी अनफेवरेबल होता है। फेवरेबल होने का मीनिंग है कि आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हो, और अनफेवरेबल होने का मीनिंग है कि इंपोर्ट प्राइसेस ज्यादा हो रहे हैं एक्सपोर्ट के मुकाबले। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहला है रेसिप्रोकल डिमांड। देखिए रेसिप्रोकल डिमांड का कंसेप्ट जो है वो प्रोफेसर जेएस मिल ने दिया था, और आगे आने वाले टाइम में हम इसके ऊपर एक पूरा प्रिंसिपल भी करेंगे, पूरा एक लेक्चर भी अटेंड करेंगे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। देखिए टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो डिपेंड करता है रेसिप्रोकल डिमांड के ऊपर। रेसिप्रोकल डिमांड क्या होती है कि एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के साथ कुछ गुड्स को एक्सचेंज करती है, तो एक कंट्री बी कंट्री से कुछ गुड्स लेती है और बी कंट्री ए कंट्री से कुछ गुड्स लेती है। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का खेल चल रहा है। तो ए कंट्री की डिमांड कुछ प्रोडक्ट के लिए है बी कंट्री से, और यहाँ बी कंट्री की डिमांड है ए कंट्री से कुछ प्रोडक्ट के लिए। तो दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल डिमांड। तो ये जब दोनों चीजें एक दूसरे की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी सप्लाई की क्या कंडीशन है और डिमांड की क्या कंडीशन है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो जब दोनों कंट्रीज एक दूसरे से डिमांड करती हैं, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल डिमांड। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड डिपेंड करती है रेसिप्रोकल डिमांड पे, और रेसिप्रोकल डिमांड डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे। किसी भी कंट्री के अंदर आपके प्रोडक्ट की क्या डिमांड है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कि आपकी कंट्री की जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी डिमांड कम या ज्यादा होगी, वो किस बात पर डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स अगर कम ज्यादा हो तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए आप कुछ आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम मान लो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया कुछ आइटम एक्सपोर्ट कर रहा है किसी और कंट्री को, क्लियर। तो जो आइटम आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी जो डिमांड है उसकी इलास्टिसिटी क्या है, क्योंकि डिमांड जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बहुत डिपेंड करती है। अगर उस
जो आइटम आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसकी अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस इलास्टिक है, कम इलास्टिक है, इसका मतलब अगर डिमांड के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस भी आते हैं कुछ और कंडीशंस के अंदर, तो भी डिमांड आपकी उतनी ही बनी रहेगी, तो ये फेवरेबल होता है इंडिया के लिए। आसान शब्दों में समझो, अगर इंडिया कोई आइटम एक्सपोर्ट कर रहा है और जिस आइटम को वो एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी इलास्टिसिटी जो है, उसकी जो डिमांड है उसकी इलास्टिसिटी कम है, लेस इलास्टिक है, मतलब डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर प्राइसेस कम ज्यादा हो जाएं तो भी, या कोई और चीजें अगर वो खुद बनाने लग जाएं दूसरी कंट्री वाले तो भी, या वो कम ज्यादा यूज करें तो भी, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, डिमांड उतनी ही बनी रहेगी। तो ये किसके लिए फायदेमंद है? इंडिया के लिए फायदेमंद है। क्लियर? और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ इंपोर्ट गुड्स, दूसरे शब्दों में अगर ये बात करें कि इंडिया अगर कोई आइटम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है, जिस आइटम को वो इंपोर्ट कर रहा है उसकी इलास्टिसिटी कैसी है, डिमांड की इलास्टिसिटी, अगर उसकी इलास्टिसिटी कम है, लेस इलास्टिक है, तो ये इंडिया के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि अगर कुछ इंडिया के अंदर कुछ फर्क भी आता है उसके इनकम के अंदर, या वो खुद बनाने लग जाएंगे तो भी इसकी डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इंडिया के लिए नुकसानदायक है। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कारण टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर फर्क पड़ता है कि आप कितना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करोगे। दूसरे शब्दों में लो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या खेल है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट गुड, तो जो आइटम आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर सप्लाई जो एक्सपोर्ट की है वो लेस इलास्टिक है, लेस इलास्टिक का मतलब कि सप्लाई जो है वो बनी रहेगी सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये किसके लिए अनफेवरेबल है? इंपोर्टिंग कंट्री के लिए, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो आइटम को, सप्लाई बनी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सप्लाई के ऊपर, तो जो कंट्री आपसे एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्टिंग कंट्री के लिए ये अच्छी बात नहीं है, एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए अच्छी बात है अगर ये लेस इलास्टिक है। और दूसरी अगर बात करें, अगर सप्लाई ऑफ इंपोर्ट गुड अगर ज्यादा इलास्टिक है या कम इलास्टिक है, इसका देखते हैं। अगर सप्लाई ऑफ इंपोर्ट लेस इलास्टिक है, मतलब आप कुछ आइटम इंपोर्ट कर रहे हो, कुछ गुड्स आप मंगवा रहे हो, उसकी सप्लाई अगर लेस इलास्टिक है, मतलब सप्लाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सप्लाई लगभग वैसी ही बनी रहेगी चाहे कुछ भी चेंजेस हो जाए मार्केट के अंदर, तो ये किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है? इंपोर्टिंग कंट्री के लिए। और किसके लिए नुकसानदायक है? एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए, क्योंकि अगर आप जो आइटम इंपोर्ट कर रहे हो अगर उसकी सप्लाई लगातार बनी रहेगी तो एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए वो नुकसानदायक है, अनफेवरेबल है। और अगर इंपोर्ट जो आप आइटम कर रहे हो, जो आप आइटम इंपोर्ट कर रहे हो, उसकी सप्लाई अगर लेस इलास्टिक है तो आपके लिए ये ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो और आप इंपोर्ट करते रहोगे। और एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए ये फायदेमंद है क्योंकि उनकी सप्लाई बनी रहेगी। एक्सपोर्टिंग कंट्री का मतलब है कि जो कंट्री आपको ये गुड्स दे रही है, और इंपोर्टिंग कंट्री का मतलब है कि जो गुड्स आप ले रहे हो। तो अगर आप ये गुड्स ले रहे हो और उसकी सप्लाई अगर लगातार बनी रहेगी तो जो कंट्री ले रही है, इंपोर्ट कर रही है, उसके लिए अनफेवरेबल है, और जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है उसके लिए ये फायदेमंद है। तो इन सब बातों के कारण काफी फर्क पड़ता है टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर। दूसरा पॉइंट है साइज ऑफ डिमांड। देखिए, इस बात से भी फर्क पड़ता है कि डिमांड का साइज क्या है। अब डिमांड की साइज की अगर बात करें तो कि इंपोर्ट की डिमांड ज्यादा है या एक्सपोर्ट की डिमांड ज्यादा है। अगर एक्सपोर्ट की डिमांड ज्यादा है इंपोर्ट के मुकाबले तो ये आपके लिए अच्छा है, टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल होंगे। अगर इंपोर्ट की डिमांड ज्यादा है एक्सपोर्ट के मुकाबले तो आपके लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके लिए अच्छी नहीं है, अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड होंगी। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। देखिए, जो भी आइटम आप इंपोर्ट कर रहे हो, आप कुछ आइटम इंपोर्ट कर रहे हो, अगर उसका सब्स्टिट्यूट आपको अवेलेबल हो गया है इंडिया के अंदर, उसकी जगह पे आपको कोई सब्स्टिट्यूट मिल गया है, तो उससे आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वो आइटम आप खुद बनाने लग गए हो, इंपोर्ट नहीं करोगे। और अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है,
टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका अनफेवरेबल होगा, नुकसान होगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द पीपल, देखिए अगर जो लोग इंडिया के अंदर जो पीपल रह रहे हैं उनका अगर इंपोर्टेड गुड्स के लिए काफी ज्यादा क्रेज है, उनका टेस्ट और प्रेफरेंसेस इंपोर्टेड गुड के लिए है कि वो विदेशी घड़ियां पहनते हैं, विदेशी कारें चलाते हैं, विदेशी फोन यूज करते हैं, विदेशी कपड़े डालते हैं, तो इससे इंपोर्ट आपका बढ़ेगा एक्सपोर्ट के मुकाबले, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका अनफेवरेबल होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर बात आती है साइज ऑफ पॉपुलेशन की। देखिए जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा आपको इंपोर्ट आइटम उतनी ही आपकी ज्यादा होंगी, क्योंकि आप डायरेक्ट रिलेशन होता है पॉपुलेशन का, तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी इंपोर्टेड आइटम उतनी ही आपको ज्यादा लेनी पड़ेंगी क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन है। तो ये इस तरह से आपके ये अगेंस्ट जाएगा। और अगर स्मॉल पॉपुलेशन होगी तो टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका अच्छा होगा क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा, आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे। फिर बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, चेंजेस इन द फैक्टर एंडोमेंट एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर एंडोमेंट का क्या मतलब होता है कि आपके टोटल जो फैक्टर्स हैं जिनसे आप प्रोडक्शन करते हो, लैंड है, बिल्डिंग है, रॉ मटेरियल है, अगर वो अच्छे ढंग से आपको अवेलेबल हो गए हैं और टेक्नोलॉजी अगर आपकी अच्छी हो गई है तो आपके एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, उससे आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल होगा। इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ्स, देखिए अदर बातों को अगर हम छोड़ दें तो जितना आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाओगे उतना ही आपका इंपोर्ट कम होगा, क्योंकि आप इंपोर्ट के ऊपर जब ड्यूटी लगा दोगे तो महंगा हो जाएगा, महंगा होने से इंपोर्ट आपका कम हो जाएगा, इंपोर्ट कम होगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका फेवरेबल होगा, क्योंकि आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे, इंपोर्ट कम करोगे। दिस इज आल्सो ए ग्रेट फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज डीवैल्यूएशन। देखिए डीवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है, जब आप अपनी जो करेंसी है उसकी वैल्यू को कम कर देते हो इन रिलेशन टू अदर करेंसी। जैसे आपका $1 जो है वो अभी 70 रुपए के बराबर है, तो अगर हम अपनी कंट्री की करेंसी को डीवैल्यूएट कर दें, इसको और कम कर दें कि अब हम 70 की बजाय 100 रुपये करेंगे, तो इसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। तो पीछे इंडिया में काफी बार ये हो चुका है, बट ये इट्स नॉट ए गुड ऑप्शन। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि डीवैल्यूएशन से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। देखिए अगर आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं इंपोर्ट की बजाय फिर तो आपको फायदा होगा, बट अगर आपके इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट के मुकाबले फिर डिवैल्यूएशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको इंपोर्ट करते टाइम आप 100 रुपए देने पड़ेंगे 70 की बजाय। और इंडिया की हालत ऐसी है कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा होते हैं हमेशा ही, एक्सपोर्ट हमारे कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या फर्क पड़ेगा ये कहना मुश्किल होता है, क्योंकि ये दो बातों पर डिपेंड करता है। अगर कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, मतलब कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो क्या इससे टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या फायदा होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा या इंपोर्ट ज्यादा होगा। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जब लोगों के पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, देश में जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो उससे इंपोर्टेड आइटम्स की डिमांड कितनी बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड डिमांड इफेक्ट। और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इसको बोलते हैं सप्लाई इफेक्ट। तो अब ये देखना होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से आपका डिमांड इफेक्ट ज्यादा हुआ है या सप्लाई इफेक्ट ज्यादा हुआ है। अगर इंपोर्टेड आइटम्स की डिमांड बढ़ गई है फिर तो कोई फायदा होगा नहीं, टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका अनफेवरेबल हो जाएगा। और अगर आपका सप्लाई इफेक्ट बढ़ गया है, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो ये अच्छी बात है, इससे टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छा होगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फिर बात आती है पॉलिटिकल रिलेशंस की। देखिए दूसरी कंट्रीज के साथ आपके पॉलिटिकल रिलेशन कैसे हैं इस बात पे भी डिपेंड करता है टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसा रहेगा। क्योंकि आपको क्या होता है, कई बार रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज चाहिए होते हैं दूसरी कंट्रीज से, एक्सपोर्ट करने के लिए भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। और दूसरी बात, दूसरी कंट्रियों के साथ अगर आपके रिलेशन अच्छे होंगे तो आप एक्सपोर्ट कर पाओगे उन कंट्रीज के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो बहुत सारी आइटम जो आप एक्सपोर्ट किया करते थे उनको अब वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। तो अगर पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे नहीं है तो आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल होगा, और अगर ये अच्छे होंगे तो आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका अच्छा रहेगा।
तो हम कह सकते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ईच एंड एवरी कंट्री। तो इससे आपको इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर गेन मिलता है, और टर्म्स ऑफ ट्रेड से आप ये भी पता कर सकते हो कि कितना गेन हुआ है आपको। वो हम आगे जो टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड करेंगे उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।